अब जैसा पहले ही बोला गया है कि सेंटर ऑफ मास की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ती है हमें किसी सिस्टम के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो जब ऑब्जेक्ट चलेगा तो उसका सेंटर ऑफ मास भी उसके साथ साथ चलेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जब चलेगा तो उसकी स्पीड और उसका एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब हम आगे देखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे निकालते हैं, ये हमने उसके लिए एक फार्मूला सीखा था। तो वो क्या होगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए ये फार्मूला था हमारे पास, RCM इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 एंड सो ऑन। मान लो कि जो सिस्टम है वो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बना है, तो सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर के लिए हमने ये फार्मूला लिख लिया Mn Rn, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, फिर इसको टोटल मास ऑफ द सिस्टम से डिवाइड करना होता है, यानी सारे पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन प्लस Mn, सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाता है, पूरे सिस्टम का मास आ जाता है, ठीक है। चलो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर में है ये क्या है, पूरे सिस्टम का मास है, तो इसको हम कैपिटल M लिख सकते हैं, कैपिटल M, और उसे हमने यहाँ पे लिख लिया पूरे सिस्टम का मास। और इधर जैसे न्यूमरेटर में जैसे था वैसे ही लिख देते हैं। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर मतलब जो सेंटर ऑफ मास की किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन बताता है। किसी ओरिजिन मीन्स वो ओरिजिन जो हमने अपनी सुविधा के अनुसार यानी आर्बिट्रेरली चूज किया है। तो ये तो हो गया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। तो वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हमें लिखना है तो वेलोसिटी क्या होगी, VCM लिख देते हैं, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, d/dt ऑफ RCM यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही क्या हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ मास के लिए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, फिर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया 1/M। ये तो हमारा कॉमन आ जाएगा, डिफरेंशिएट नहीं होगा क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज किसका निकालना है, RCM का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। तो मास तो सिस्टम का चेंज नहीं होता है टाइम के साथ, इसलिए हमने मास को कॉमन ले लिया। और इधर किसका डिफरेंशिएशन होगा, ये जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी थी M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 एंड सो ऑन Mn Rn, ठीक है। तो जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, ये जो d/dt है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, यानी इस हमारे इस ब्रैकेट के अंदर ये जो भी क्वांटिटीज हैं इनके ऊपर ये डिफरेंशियल ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फिर VCM की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम d/dt यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी। तो d/dt यहाँ पर आया पहले वाले टर्म पे, तो इसमें M1 तो मास है पार्टिकल का, वो कॉमन आ गया, तो d/dt ऑफ R1। सिमिलरली इधर M2 कॉमन आ गया, d/dt ऑफ R2 वेक्टर प्लस M3 d/dt ऑफ R3 वेक्टर एंड सो ऑन d/dt, इधर Mn कॉमन आ जाएगा, d/dt ऑफ Rn वेक्टर। तो जिस तरह से dr/dt होता है वेलोसिटी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d/dt ऑफ R1 यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ये d/dt ऑफ R1 यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल यानी v1। सिमिलरली d/dt ऑफ R2, ये वाला टर्म, ये क्या हो जाएगा, v2 यानी वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल प्लस M3, इसी तरह d/dt ऑफ R3 क्या हो जाएगा, थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी एंड सो ऑन, इधर Mn Vn, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर तो देखो मास इंटू वेलोसिटी है, तो मोमेंटम होता है,
लेकिन यहाँ पे मास से डिवाइड भी तो किया जा रहा है, तो अल्टीमेटली जो डायमेंशन आएगा वो वेलोसिटी का ही आएगा। तो इस तरह से आ गया हमारे पास क्या, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो VCM की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये VCM की वैल्यू आ गई 1/m m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन mn vn। ठीक है, ये तो आ गई हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको हम एक बॉक्स में रख लेते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स आर ऑलवेज केप्ट इन ए बॉक्स। अच्छा, तो अब वेलोसिटी आ गई, तो अब हम एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन एक रहता है कि उसमें आर नहीं दिया है, XCM और YCM दिए हुए हैं। ठीक है, अगर ऐसे दिया होता, मान लो क्वेश्चन हमें कि उसमें इफ RCM गिवन नहीं है, इफ XCM एंड YCM आर गिवन, तो फिर वेलोसिटी कैसे निकालोगे। अगर पोजीशन वेक्टर दिया डायरेक्ट RCM तो d/dt ऑफ RCM कर दिया, बट अगर XCM और YCM दिए हो यानी कि कोऑर्डिनेट्स दिए हो, ठीक है, तो क्या करोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेलोसिटी का x कंपोनेंट निकालोगे। कैसे, d/dt ऑफ XCM करोगे और वेलोसिटी का y कंपोनेंट निकालोगे। यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाना है, वेक्टर तो डायरेक्शन बाद में लिखेंगे, ये तो सिर्फ पोजीशन था। ठीक है, तो क्या बात चल रही थी हमारी, हाँ Vx क्या होगा, d/dt ऑफ XCM। इसी तरह Vy क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ YCM। तो हमने ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट निकाल लिया, x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है एक्चुअली, और ये y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है। तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, Vxi कैप प्लस Vy j कैप। ठीक है, इस तरह से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ये कब करना होगा हमें, जब x और y कोऑर्डिनेट्स दिए हों। ठीक है, इंस्टेड ऑफ RCM x और y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के दिए हों, तो हम इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। बाकी कैलकुलेशन सब सेम ही होगी। ठीक है, क्या करना होगा, एक इसका Vx करके दिखा देते हैं कैसे होगा, सिमिलरली Vy भी हो जाएगा। तो Vx क्या होगा, d/dt ऑफ XCM। तो XCM की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, XCM की वैल्यू क्या थी, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन mn xn। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय m। तो m को तो हम कॉमन ले लेते हैं, क्यों कॉमन ले लिया, ये अंडरस्टूड है, बात हो चुकी है पहले ही। तो m तो हमारा कॉमन आ गया, इधर क्या आएगा, m1 d/dt ऑफ x1 प्लस m2 d/dt ऑफ x2 एंड सो ऑन mn d/dt ऑफ xn। ठीक है, तो 1/m m1 ये क्या हो जाएगा, ये dx1/dt और ये dx2/dt, ये सब क्या हो जाएंगे, ये है पहले पार्टिकल की x डायरेक्शन में वेलोसिटी। समझ में आई बात क्या है, पहला वाला जो पार्टिकल था उसका x डायरेक्शन में पोजीशन था x1, तो पोजीशन का रेट ऑफ चेंज निकाला dx1/dt, तो ये क्या हो जाएगा, पहले पार्टिकल की x डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो उसको क्या लिखेंगे, v1x। v1x का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इन x डायरेक्शन। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल इन x डायरेक्शन। सिमिलरली सारे पार्टिकल्स के लिए हो जाएगा, इधर क्या आएगा, mn वेलोसिटी ऑफ nth पार्टिकल इन x डायरेक्शन। तो ये हमारी Vx की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह Vy की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया जाए m1 v1y। ठीक है, m1 और v1y यानी कि फर्स्ट पार्टिकल की y डायरेक्शन में वेलोसिटी, m2 v2y प्लस 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 एंड सो ऑन mn vny। ठीक है, तो एग्जाम में तुम्हें ये सब नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चीजें काम आएंगी। तो Vx और Vy क्या होंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, यानी x डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और Vy क्या होगा, y डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और फिर वेलोसिटी कैसे निकलेगी, वेलोसिटी यहाँ पर Vxi कैप प्लस Vy j कैप, इसको करने से निकलेगी। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं।
ये वेलोसिटी हो गई हमारी। अब अगर हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता लगाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेलरेशन भी पता चल जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता लगाया जा सकता है, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट से निकाल ली वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी पता चल गई तो एक्सेलरेशन भी पता चल जाएगा। कौन सी बड़ी बात है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, d/dt ऑफ vcm। vcm का d/dt कर देंगे, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये निकाल देंगे। तो d/dt, और vcm की वैल्यू क्या थी, vcm की वैल्यू थी 1/m, और इधर क्या होता था m1 v1 प्लस m2 v2, वेक्टर है, वेलोसिटी लिख रहे हैं, एंड सो ऑन, और इधर mn vn वेक्टर। ठीक है, ये हमारा vcm का रेट ऑफ चेंज हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मास तो हमारा कांस्टेंट रहता है, चाहे एक्सेलरेशन निकालो चाहे वेलोसिटी निकालो, तो 1/m तो कॉमन आ गया, और फिर पहले के जैसे ही m1 d/dt ऑफ v1, वहां पे क्या था d/dt ऑफ x1, फिर m2 d/dt ऑफ v2 एंड सो ऑन। इनको ऐड करते चले जाओ, डिस्ट्रीब्यूट कर दो डिफरेंशियल ऑपरेटर को, इधर क्या हो जाएगा mn d/dt ऑफ vn वेक्टर। तो m1 और d/dt ऑफ v1 ये क्या हो जाएगा, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल का मतलब हुआ एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। सिमिलरली d/dt ऑफ v2 क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल। फिर ऐसे ही थर्ड पार्टिकल के लिए, सारे पार्टिकल्स के लिए, और लास्ट में mn यानी nth पार्टिकल के लिए mn an वेक्टर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी ड्रॉ किया जा सकता है इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए तो काम आ ही रही है, बट एक इंपॉर्टेंट बात भी इस इक्वेशन से हमें पता चल रही है। देखो क्या है वो बात। तो इस इक्वेशन में अगर हम कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर दें, बोथ साइड में कैपिटल M अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो देखो क्या आता है MACM। ठीक है, कैपिटल में मल्टीप्लाई किया MACM, इधर क्या आएगा m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 एंड सो ऑन, इधर आ गया mnan। ठीक है, तो MACM ये वाली जो चीज है MACM, M क्या चीज है, पूरे सिस्टम का मास, पूरे सिस्टम का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो थे उन सबका मास हमने ऐड कर दिया, तो वो हो गया कैपिटल M। और ACM क्या है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है फोर्स। तो ये जो लेफ्ट साइड में लिखा है इसको हम मान लो लिख देते हैं F। ठीक है, FCM लिख दिया, मान लो सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा रहे हैं हम। ठीक है, इनफैक्ट सेंटर ऑफ मास पे फोर्स नहीं लगाते हैं हम, पूरे सिस्टम पे ही फोर्स लगाते हैं, बट यहाँ पर हमने अभी पहचान के लिए लिख दिया है। एक्चुअली ये है क्या, ये है टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो वो इक्वल टू क्या आ रहा है, m1a1 मीन्स फर्स्ट पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, m2a2 मीन्स सेकेंड पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, m3a3 का क्या मतलब है, थर्ड पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, एंड सो ऑन, और ये nth पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स। यानी कि सिस्टम के जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन पर लगाए गए फोर्सेस, अलग अलग जो फोर्सेस हैं, मान लो अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं F1 F2 F3 और ऐसे लग रहे हैं, तो अगर उनका वेक्टर सम निकाला जाए, ये राइट साइड में क्या दिखाई दे रहा है, ये सिस्टम के जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन पर लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम है। तो ये उस सिस्टम पर लगने वाले टोटल फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, ये यहाँ से प्रूव हो रहा है कि, फिर से बता देते हैं कि सिस्टम पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, भले ही वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर लग रहे हैं, बट उनका अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो उतना ही आएगा जितना कि पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पर अगर फोर्स लगाएं तो वो उतना ही आएगा। या ऐसा ही बोल सकते हैं, ये इक्वेशन इस बात का प्रूफ है, ये इक्वेशन इस बात का प्रूफ है कि सेंटर ऑफ मास का मोशन ही पूरे सिस्टम के मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर x और y कोऑर्डिनेट दिए होते, जैसे कि अभी डिस्कशन हुआ था, vx और vy अगर हम निकालते, फिर अगर एक्सेलरेशन निकालना होता, तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने वेलोसिटी निकाला था। देखो ये हमारा vx
ये यहाँ पर ये Vx हमने निकाल लिया और ये Vy निकाल लिया। तो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट निकालना होता तो कैसे निकालते, d/dt ऑफ Vx करते, और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट निकालना होता तो d/dt ऑफ Vy करते। फिर फाइनली जो एक्सेलरेशन है हमारा वो क्या आ जाता, ax i कैप प्लस ay j कैप। ठीक है, और अदरवाइज डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन यूज करके भी एक्सेलरेशन निकल सकता था। d/dt ऑफ vcm अगर हम कर देते तो हमें क्या मिलता, acm मिलता। तो इक्वल टू क्या आ जाता, d/dt ऑफ vx i कैप। वो एक ही बात है, चाहे अलग अलग करके फिर i और j के साथ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो या डायरेक्ट इस इक्वेशन को कर दो, एक ही बात है, काम तुम्हें उतना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा ax i कैप प्लस ay j कैप। एक ही बात है, चाहे अलग अलग डिफरेंशिएट करके फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करो यहाँ और यहाँ, और चाहे तो इसको डायरेक्ट यूज कर लो, एक ही बात है, काम उतना ही करना पड़ेगा, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो इक्वेशन थी इससे ये प्रूव हो जा रहा है, कौन सी, ये जो अभी स्क्रीन में दिखाई दे रही है ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है इस इक्वेशन से प्रूव हो जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास का मोशन ही पूरे सिस्टम के मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास